हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। कक्षा 9 में इतिहास भाग के अंतर्गत आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति को बहुत अच्छे से देखा और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत जो 6 अध्याय थे उनको आप लोगों ने बहुत मनोयोग के साथ पढ़ा होगा, उनके सारे क्रियाकलापों को भी हल किया होगा। तो इसी फ्रांसीसी क्रांति अध्याय के अंतर्गत बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिनको मैंने पूर्व में हल करके आपके सामने बता चुका हूं। आज पिछले जो क्रियाकलाप छूट गए थे उन क्रियाकलापों का हल आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए हम आरंभ करते हैं इन क्रियाकलापों का समाधान। फ्रांसीसी क्रांति क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? क्रांति तथा रोजाना की जिंदगी और अन्य अध्यायों पर आधारित क्रियाकलापों के हल। पहला, हमने आपसे पूछा था कि चित्र में अंकित औरतों, उनकी क्रियाओं, उनके हाव भाव और उनके हाथ की वस्तुओं का विवरण दें और गौर से देखें कि क्या ये सभी एक ही सामाजिक वर्ग की लगती हैं। और आपको ये बताना था कि चित्रकार ने इन आकृति में किन किन प्रतीकों को शामिल किया है, इन प्रतीकों के मायने क्या हैं। साथ ही ये बताना है कि क्या ये जो महिलाएं कर रही हैं आप इनसे यह करने की उम्मीद रखते थे, और इस चित्र में चित्रकार महिलाओं के पक्ष में है या विपक्ष में। तो इसका समाधान हम देखते हैं। हाँ जी, ये सभी महिलाएं एक ही सामाजिक वर्ग की हैं। पहनावे से हमको स्पष्ट हो रहा है कि ये उस सामाजिक वर्ग की महिलाएं हैं जिनके पास फ्रांस में कोई हक, कोई अधिकार नहीं थे। अगला है कि चित्रकार ने इस आकृति में किन प्रतीकों को शामिल किया है। इस चित्र में सम्मिलित प्रतीक कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखिए। लगभग सभी के हाथों में खेती के उपकरण शामिल हैं। यहाँ पर कुल्हाड़ी है, बेलचा है, यहाँ पर भाले दिख रहे हैं, ये हंसिया दिख रहा है। ये सारे जो हैं खेती से संबंधित उपकरण आपको यहाँ पे हाथों में महिलाओं के दिखाई दे रहे हैं। ये कुल्हाड़ी यहाँ पर ये भी है। और यहाँ पर ये महिला देखिए घुड़सवारी करती हुई दिख रही है। ये भी ये चित्रकार ने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की, घुड़सवारी करती हुई महिला। एक महिला नगाड़े बजाती हुई दिख रही है। ये एक महिला के हाथ में तराजू और ऊपर लाल टोपी लगी हुई है। ये इतने सारे प्रतीक चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन प्रतीकों के मायने क्या हैं तो इसे आप देखिए। जो खेती के उपकरण हैं वह महिलाओं को किसान परिवारों से संबद्ध बता रहे हैं। कपड़ों का तरीका से हमें पता चल रहा है कि महिलाएं जो है वह गरीब परिवारों की हैं। तराजू समानता और न्याय का प्रतीक है। लाल टोपी दासता से मुक्ति का प्रतीक है। घोड़े पर जो औरत को दिखाया गया है वह साहस और शक्ति का प्रतीक है। नगाड़े का शोर यह दर्शाता है कि महिलाएं अब मौन नहीं हैं। यह एक तरह से महिला क्रांति का सूचक था। अगला प्रश्न, क्या महिलाओं को देखकर आपको लगता है कि सार्वजनिक रूप से वही कर रही जिसकी उम्मीद की जाती थी? तो जवाब होगा महिलाएं अपने पारंपरिक कार्यों से अलग कार्य कर रही हैं, किंतु राजनीतिक अधिकारों से विहीन कर दी गई महिलाएं, गुस्साई महिलाओं से आज हम यह उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि वे उचित कर रही हैं। फिर इसमें पूछा है, क्या आप सोचते हैं चित्रकार महिलाओं के साथ में खड़ा है या विरोध में? तो डेफिनेटली चित्रकार पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में है। घुड़सवारी करते हुए दिखा रहा है, नगाड़े बजाते दिखा रहा है। महिलाओं को उनके क्रांतिकारी स्वरूप में उसने दर्शाने की कोशिश की है। क्रियाकलाप 2, कल्पना करें कि आप इस चित्र में दी गई कोई एक महिला है और शोमेत के तर्कों का आपको जवाब देना है। तो इसको हल करते हुए मैंने आपको बताया था कि एक महिला के रूप में यदि हम सोचते हैं तो शोमेत के तर्कों का जवाब इस तरह देंगे। श्रीमान शोमेत, आपके तर्क न्याय संगत नहीं हैं। प्रकृति स्वयं महिला और पुरुष से मिलकर बनी हुई ईश्वर प्रदत्त एक बहुमूल्य देन है। प्रकृति अपने आप में महिला और पुरुष के बिना अधूरी है। आपने केवल महिलाओं की जैविक भूमिका का उल्लेख किया और निर्णय सुना दिया। अरे भाई, प्रकृति के अनुसार सभी के अपने अपने दायित्व हैं। महिलाएं अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों की, अपनी पारंपरिक भूमिका को पूर्ण करने से कभी भी पीछे नहीं हटी, किंतु सामाजिक और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ महिलाओं के अपने राजनीतिक अधिकार होना भी जरूरी है। महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व होना भी आवश्यक है। महिलाएं भी पुरुषों के समान मनुष्य के अन्य कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। इसलिए आपके जो तर्क दिए गए हैं ये निश्चित रूप से न्याय संगत नहीं है।
यह हुआ शोमेत के तर्कों का जवाब। क्रियाकलाप 3, ओलंप दे गूज द्वारा तैयार घोषणा पत्र और पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तुलना। ये देखिए, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र इस तरफ है और ओलंप दे गूज द्वारा तैयार महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र इस तरफ है। यहाँ पर कहा गया है आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान हैं। ओलंप दे गूज कहती है औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। यहाँ पर क्या अंतर है? यहाँ पर बात केवल आदमियों की जा रही है, फॉर ओनली मेंस, और यहाँ पर महिलाओं को भी शामिल किया गया है। साथ में ये कहा जा रहा है कि वे पुरुषों के समान है। यहाँ पर सिर्फ पुरुषों की बात है, महिलाओं की कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरा बिंदु, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अरणीय अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा सबसे बढ़कर शोषण के प्रति प्रतिरोध का अधिकार। ओलंप दे गूज कहती हैं कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये नैसर्गिक अधिकार कौन से हैं? स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। फिर वही बात, यहाँ पर केवल पुरुषों की बात है, यहाँ पर महिला एवं पुरुष दोनों की बात है। तीसरा बिंदु, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। यहाँ पर यह बात सही है, लेकिन यहाँ पर जनता से तात्पर्य पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में केवल पुरुषों से था। यहाँ पर ओलंप दे गूज उसको स्पष्ट करती हैं कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र पुरुषों एवं महिलाओं का एक संघ है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अगला बिंदु, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक सम्मानीय और समान हैं। ओलंप दे गूज कहती हैं वही बात कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए, लेकिन इसमें पुरुषों के साथ महिलाओं को जोड़ते हुए भी वह कहती हैं कि इनको, महिलाओं को और पुरुषों दोनों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए और यह बात सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता व प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। बात वही जेंडर इक्वेलिटी की है। अगला बिंदु, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता, ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता। ओलंप दे गूज भी यही कहती हैं कि कोई भी महिला अपवाद नहीं है। यदि वह दोषी पाई जाती है तो विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा यदि उसे अपराधी बताया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, नज़रबंद किया जाए और पुरुषों के समान ही कठोर दंड दिए जाएं। दोनों घोषणा पत्रों की तुलना करें तो ये केवल मेल्स के लिए था और ये मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए था। चलिए अब हम देखते हैं अगले अध्याय का पहला क्रियाकलाप। चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें और बताएं कि चित्रकार ने लोभ, समानता, न्याय, राज्य द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों के संप्रेषण के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया है। तो लोभ का प्रतीक ये दिख रहा है आपको, मोटा भाई, मोटा पादरी जो है यह लोभ का प्रतीक है। समानता जो है महिला एवं पुरुष का एक साथ चित्रण समानता का प्रतीक है। यहाँ पर आप महिलाओं को और पुरुषों को एक साथ चित्र में देख पा रहे हैं, यह समानता का प्रतीक है। न्याय, कसरत करने वाली मशीन न्याय का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि यह मोटापे को कम करती है। खा खा के पादरी और कुलीन वर्ग के लोग मोटे होते जा रहे थे, कसरत करके वो भी पतले हो जाएंगे। तो पतले जब हो जाएंगे तो फ्रांस के सारे नागरिक कद काठी में एक से दिखने लगेंगे, ये न्याय हुआ। तो ये इस तरह से चित्रकार ने बड़ी चतुरता के साथ इस कसरत करने वाली मशीन को न्याय का प्रतीक बताया है। राज्य द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो दो सरकारी मुलाजिम है, एक ये और एक ये, दोनों इस पादरी को पकड़कर ले जा रहे हैं। मतलब ये राज्य के द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये दो लोग आते हुए देख रहे हैं कि कोई और आ जाए तो उसको भी हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का पाठ पढ़ा दें। तो इस तरह से ये क्रियाकलाप आपने देखा। चलिए अगला क्रियाकलाप। इस अध्याय में आपने जिन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ा उनमें से किसी एक की जानकारी इकट्ठा करें और उस व्यक्ति की जीवनी लिखें। तो यहाँ पर
ओलंप दे गूज की जीवनी बताने का प्रयास किया गया है। ओलंप दे गूज का जन्म 7 मई 1748 को फ्रांस के मोंटाबेन जगह में हुआ था। उनकी मृत्यु 3 नवंबर सन 1793 को पेरिस में हुई। ओलंप दे गूज का प्रारंभिक जीवन किस तरह का था तो देखें। 16 वर्ष की उम्र में लुई ऑब्री नामक व्यक्ति के साथ इनका विवाह हुआ। इनके बच्चे का नाम था पियरे ऑब्री। विवाह के 1 वर्ष बाद पति की मृत्यु के उपरांत इन्होंने एक थिएटर कंपनी शुरू कर दी। नाटक में क्या हुआ? गूज अपने नाटकों में महिलाओं की समानता, बच्चों के अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई तथा फ्रेंच उपनिवेशवाद जैसे मुद्दों को उठाते, जिसकी वजह से पुरुष राजनेता उनसे नाराज रहने लगे। गूज की राजनीतिक सक्रियता अगर देखें तो क्रांति में महिलाओं की भागीदारी के बावजूद जब सारे अधिकार संविधान द्वारा पुरुषों को दे दिए गए तो गूज ने क्या किया? गूज ने महिला अधिकार एवं घोषणा पत्र तैयार किया और उसे असेंबली में भेजा, महारानी को भेजा। गूज महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के साथ राजनीतिक अधिकार भी चाहती थी। गूज की मृत्यु आतंक के राज में सरकार की आलोचना करने के जुर्म में 1793 में गिलोटिन पर चढ़ाकर हुई। अगर हम गूज के जीवन का और गूज के विचारों का प्रभाव हम देखें तो गूज के विचार आज भी संपूर्ण विश्व की महिला अधिकारों का मूल अधिकार हैं। एक ऐसी महिला जिसने महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार मिलने के सपने देखे और वे सपने उनकी मृत्यु के बाद साकार भी हुए। तो इस तरह से आपने ओलंप दे गूज की जीवनी को देखा। अब आप देखिए ओलंप दे गूज के साथ एक काल्पनिक साक्षात्कार जो कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैडम गूज नमस्कार, आप कैसी हैं? नमस्कार सर, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैडम गूज आप ये बताइए, आपका विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया गया था, क्या यह विवाह आपकी मर्जी से हुआ था? नहीं सर, मेरे विवाह के समय फ्रांस में लड़कियों का विवाह बिना हम लड़कियों की सहमति के कर दिया जाता था। मेरा विवाह भी मेरी मर्जी के बिना हुआ था। इस पुरुष प्रधान समाज में आप फिर भी मुखर विरोध करने के लिए सामने आ गईं। इस पूरी यात्रा में आपको कहीं डर नहीं लगा? मेरे और मेरे बच्चे का जीवन नारकीय था। जीवन भी मृत्यु के ही समान था। घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि अपने हक के लिए लड़ना बेहतर समझा। और जब आगे बढ़ी तो रास्ते खुद ब खुद ही बनते गए। आपने महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और उसे आपने नेशनल असेंबली को भेजा, फिर महारानी मैरी एंतोइनेट को भी भेजा। क्या आपको यह पूरा विश्वास था कि आपकी ये सारी बातें मान ली जाएंगी? नहीं, सब कुछ इतना आसान नहीं था। सदियों की मानसिकता से एकाएक नहीं उभरा जा सकता था, लेकिन किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होती ना। और हम महिलाएं पुरुषों के समान हक लेकर ही रहेंगी। चलिए एक अंतिम प्रश्न, आप फ्रांस की महिलाओं को भविष्य में किस स्थिति में देख पा रही हैं? केवल फ्रांस ही नहीं अपितु सारे यूरोप और विश्व की महिलाओं को उनके संपूर्ण अधिकार मिलकर रहेंगे। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, भले ये सरकार मुझे देश निकाला कर दे या फांसी लगा दे। चलिए चलते चलते एक और सवाल का आपसे जवाब चाहूँगा। सोमेत जो है वह महिलाओं की आज़ादी और राजनीतिक हक के खिलाफ है, आप इसे किस तरह देख पा रही हैं? प्रकृति ने कभी महिला और पुरुष में भेद नहीं किया है। सबकी अपनी अपनी जैविक भूमिकाएं हैं। हम महिलाओं की भी अपनी जिंदगी है, अपने हक हैं। धन्यवाद मैडम गूज, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो इस तरह से फ्रांसीसी अधिकार के अंतर्गत ये जो किताबों में क्रियाकलाप हल करने को आपको दिए गए थे, इन क्रियाकलापों के लगभग सभी हल आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब एक ज़रूरी बात यह है कि पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी कॉपी में ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। इन सभी को याद भी करिएगा। फ्रांसीसी क्रांति अध्याय को आप पढ़ के जितना अच्छे से समझेंगे, उसके प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए उतना ही आसान होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि सामाजिक विज्ञान का सबसे अच्छा विद्यार्थी वही है जो कंटेंट को पढ़े और पढ़ने के बाद उसमें से सवाल खुद पैदा करे, सवाल खुद बनाए और फिर उन सवालों के उत्तर लिखना अपने आप आसान हो जाता है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।